नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है इससे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं उसको लगाएंगे, और पीछे LCD और AOD इसके जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं वो लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये तीनों चैप्टर कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट। और बाकी चैप्टर जो है जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो मेथड का चैप्टर है, तो उसके लिए बता दिए कि मतलब 10 क्वेश्चन पर वीक करना है। ठीक है ना। और इस चैप्टर में मतलब सब चैप्टर क्वेश्चन मिलेगा। इंटीग्रेशन तो है ही है, और कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी सबके क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही लिंक्ड क्वेश्चन इसमें होते हैं, बहुत ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन को देखो डिफाइन करते हैं हम लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन, if a function fx is continuous in the interval ab, ये से भी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू gx प्लस c। और जब fx को इंटीग्रेट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से तो gx प्लस c आता है। c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, पता है। देन a से b fx dx, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है तो इसको लिखते हैं gx a से b, एंड दिस इज gb माइनस g। ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x लाइज बिटवीन a एंड b। ठीक है ना। x लाइज बिटवीन a एंड b। ठीक है ना। तो हम लोग इसका इंटीग्रेट कर देते हैं gx, जो पता है हम लोगों को। ठीक है ना। इंडेफिनिट से कर लेंगे, और फिर x का वैल्यू पहले ऊपर वाला पुट करते हैं b, x का वैल्यू, फिर माइनस लगाते हैं, फिर x का वैल्यू a पुट करते हैं। ठीक है ना। तो जो ऊपर है इसका नाम होता है अपर लिमिट, और इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो ये जो a और b लिखा हुआ है ये लिमिट होता है इंटीग्रेशन का, और नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट। ठीक है ना। और ये वैल्यू x के होते हैं। ठीक है ना। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं x का फंक्शन है तो x का वैल्यू है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पहले x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू है ये दोनों, तो x के जगह पहले अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस लगा के x के जगह पर लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है ना। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है -1 से 3 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना। तो इसको पहले इंडेफिनिट से इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर n वाला फॉर्म में लगेगा, तो 2x माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 x का कोफिशिएंट नहीं, और फिर ये x का वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है ना। तो पहले इसको इंटीग्रेट करके gx आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करके दिया है। अब x का वैल्यू पुट करेंगे इसको 3 पहले, क्योंकि ये x का वैल्यू है दोनों। तो 2 इंटू 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 6, और माइनस 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब बाय 6, तो 125/6, और प्लस हो जाएगा ये 27/6 नहीं, -3 का क्यूब है तो -27 तो प्लस हो गई, तो 152/6 नहीं। ये इसका वैल्यू आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट वैल्यू आता है नहीं।
पीछे तो हम लोग इंडेफिनिट किए तो उसमें फंक्शन आता था और इसमें डेफिनिट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो पीछे जब हम लोग मान लो क्वेश्चन करते थे तो dx अपॉन मान लो एक्स स्क्वायर था और प्लस एक्स प्लस 1 था, तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के x लिख देते थे, नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो मॉड एक्स लिखेंगे, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किए तो बाहर एक्स लिख, ठीक है ना, लेकिन लिखना चाहिए था मॉड एक्स। तो चूंकि वो मेथड का चैप्टर था तो जब भी बाहर निकलेगा मॉड एक्स तो या तो प्लस एक्स होगा माइनस एक्स होगा, तो उससे मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। मेथड पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर, इसीलिए हम लोग उस टाइम पे मॉड नहीं लगाते थे क्योंकि मेथड तो वही रहना है। लेकिन अब डेफिनिट आ गया वैल्यू, तो इसमें जब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो मॉड एक्स लिखेंगे, फिर मॉड को हटाएंगे, नहीं, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव देख करके मॉड को हटाएंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो पीछे वाले चैप्टर में हम लोग मॉड वर्ड का ज़्यादा ख्याल नहीं रखे क्योंकि वो मेथड का चैप्टर था। मॉड मॉड रखते भी तो या तो प्लस के साथ या माइनस साथ खुलता, तो उससे मेथड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बाहर आ जाता। तो अब लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी तक यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बात देखो। पहली बात तो ये सब करने के लिए एफ को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए बात। दूसरी बात कि ये जो लोअर और अपर लिमिट है ये किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, जिसका फंक्शन है या जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें उसका वैल्यू है ए और बी। यहाँ पर एफ टी डी टी होता तो ये ए और बी टी का वैल्यू होता, ठीक है ना। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, तो उसको उसी की जगह पे पुट करना है, ठीक है ना। मतलब मान लो अगर हम किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे मान लो 1 से ई स्क्वायर है और डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना, इसको करना है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे log x को t, तो पुट करेंगे log x इक्वल टू t, नहीं, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, नहीं, ये तो पता है। तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो इंटीग्रेशन आपका हो गया डी टी अपॉन टी, नहीं। तो अब यहाँ पर t का वैल्यू होगा, नहीं, पहले ये x का वैल्यू था लेकिन अब t में आ गया तो ये t का वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब t निकालेंगे, तो व्हेन x इक्वल टू 1, x का वैल्यू लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो t का वैल्यू 0 होगा, नहीं, तो 0 हो गया। e से e स्क्वायर कर लेते हैं, e से e स्क्वायर, ठीक है ना, तो e रखेंगे तो 1 आएगा और व्हेन x इक्वल टू e स्क्वायर तो t का वैल्यू 2 आएगा, नहीं, x का वैल्यू e स्क्वायर रखेंगे तो t 2 आ जाएगा, तो ये 1 से 2 आ गया, नहीं, तो ln t और अब t का वैल्यू रखेंगे 1 से 2, तो t पर 2 रखेंगे तो ये आएगा log 2 माइनस log 1, log 1 0 होता है तो log 2 आ गया, सही ना। तो इस तरह से मतलब अगर इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, t में बनाते हैं इंटीग्रेशन, तो अब लिमिट में भी t में वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, लिमिट को भी चेंज करेंगे। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले t में पहले इंटीग्रेट किए फिर t का वैल्यू x के फॉर्म में रख देंगे फिर x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, समझ गए, ये भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट को चेंज कर लेंगे और फिर इंटीग्रेट करके अब नया वेरिएबल जो है उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, पहला तो कंटिन्यूअस है, दूसरा कि ये जो लिमिट में वैल्यू रखना है किसका रखना है, जिसका यहाँ फंक्शन है, ठीक है ना, एक्स का फंक्शन है तो एक्स का वैल्यू, टी का फंक्शन है तो टी का वैल्यू, ठीक है ना। तो तीसरा बात क्या होता है कि ये जो ए और बी है ये ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए आप। इसको इस तरह से लिखते हैं, ये अभी हम लोग लिखे हैं एफ एक्स कंटिन्यूअस है ए से बी में क्लोज में, नहीं, तो इसीलिए ये क्लोज है, इसीलिए बी पुट किए तो जी बी हो गया और ए पुट किए जी ए हो गया, नहीं,
क्योंकि ए और बी क्लोज है। क्लोज मतलब, क्लोज का मतलब समझते हैं कि इंक्लूडिंग है, नहीं वो है हमारे पास तो इसको पुट कर दिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्लोज हो, ओपन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल भी हो सकता है, कोई एक ओपन एक क्लोज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में यहाँ पर वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, मान लो जी ओपन है, जी बी तो नहीं निकाल पाएंगे, तो बी पे लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह अगर ए ओपन होगा तो ए पर लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गया। जैसे मान लो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल 0 से 1 log x dx। तो बाय पार्ट से करते नहीं, तो 1 को हम लोग कहेंगे सेकेंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन होगा x log x माइनस x इंटू 1/x dx, ठीक है ना। तो जब बाय पार्ट्स लगाते हैं तो लिमिट अब पूरे में यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, 0 से 1, ठीक है ना। इंटीग्रेट करके पूरे में लिमिट लगाना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x log x 0 से 1 और माइनस 0 से 1 dx, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया तो dx आ गया, ठीक है ना। मतलब ये लिमिट इसमें लगा दो, फिर इसमें लगा दो। आया बात समझ में। तो देखो अब क्या है कि 1 पे तो वैल्यू निकाल पा रहे हैं हम, नहीं, x का वैल्यू 0 और 1 है, तो 0 1 पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं, क्योंकि log 1 0 हो गया। माइनस अब 0 इसमें नहीं रख सकते, नहीं सही ना, 0 इसमें नहीं रख सकते, तो इसका मतलब समझेंगे 0 ओपन है, नहीं। अब देखो ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 0 तो उसके डोमेन में ही नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल 0 और 1 पे क्लोज पे कंटिन्यूअस है, नहीं। तो अब हम लोग 0 पे लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि 0 से 1 जा रहा है ना, 0 पे राइट हैंड लिमिट x log x, ठीक है ना। आया समझ में। तो 0 पे जब लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये फॉर्म होगा 0 इंटू इन्फानाइट वाला, क्योंकि ये माइनस इन्फानाइट होगा तो माइनस तो बाहर आ गया, 0 इंटू इन्फानाइट। इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, log x अपॉन 1/x इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, और अब एलएचओ लगाते हैं, नहीं ये सब पढ़े हम लोग, तो ये छोटा छोटा लिमिट अभी काम आएगा, ठीक है ना। 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, नहीं, ऊपर में x जाएगा। तो 0 पे लिमिट निकालो, 0 आ गया, नहीं। समझ के बाद पहले अपर लिमिट रखे 1, x के बदले वो तो क्लोज है तो रख दिए सीधा सीधा, तो 0 आ गया। 0 पे लेकिन 0 नहीं रख सकते, 0 पे लिमिट निकाले राइट हैंड लिमिट, 0 से आगे जा रहे 1 की तरफ, माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं x 0 से 1, नहीं, तो ये 0 हो गया, माइनस 1 आ जाएगा, नहीं, सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 नेगेटिव आ गया, नहीं। तो कभी इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब आ सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू कब क्या आएगा वो अभी बताते हैं, ठीक है ना। तो बाय पार्ट्स से अगर इंटीग्रेट करते हैं पहली बार, तो बाय पार्ट्स में पूरा इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें लिमिट लगा दीजिए, इसमें लिमिट लगा दीजिए, एक ही बात, ठीक है ना। इसके अंदर जो इंटीग्रेट किए हैं उसमें लिमिट नहीं लगाना है, ठीक है ना, नहीं, जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट नहीं लगाना, पूरा इंटीग्रेट करके तब लिमिट लगाना है, डेफिनेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात आगे समझ में कि ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, मतलब वो अपने सहूलियत पर डिपेंड करता है। अगर वैल्यू निकाल सकते हैं तो समझेंगे क्लोज है, और वैल्यू नहीं निकाल सकते तो समझेंगे ओपन है, और फिर लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। समझ के बाद तो 3 इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गया, नहीं। ये सब इस चैप्टर का बेसिक है, मतलब इसको वैल्यूएट नहीं करना है, ठीक है ना, करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट बात फिर से, पहला बात कंटिन्यूअस होना चाहिए ये सब करने के लिए, नहीं। कंटिन्यूअस ओपन क्लोज कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी क्लोज में लिखे हैं तो क्लोज में समझेंगे। और दूसरी बात, कंटिन्यूअस होने के बाद दूसरी बात कि लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है वो किसका वैल्यू होता है, एक्स का, जिस वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो इंटीग्रेशन अगर टी में बनाते हो तो ये टी का वैल्यू लिखना होगा, ठीक है ना, समझ गए। और तीसरा बात कि लोअर लिमिट अपर लिमिट होते हैं, ये ओपन क्लोज दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं।
अगर निकाल सकते हैं तो समझिए क्लोज है, अगर नहीं निकाल सकते समझिए ओपन है, और वहाँ पर लिमिट निकालेंगे, कभी लेफ्ट हैंड कभी राइट हैंड। नहीं तो अगर ए से बी जा रहे हैं, मान लो ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। आ गया समझ तीनों बात। और बाय पार्ट्स से अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर लिमिट कैसे लगाना है क्लियर नहीं। चलो चौथा बात लिखते हैं। ए सी बी एफ एक्स डी एक्स denotes algebraic sum of area bounded by y equal to fx and x axis between x equal to a and x equal to b, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखते हैं ए से बी में एफ एक्स डी एक्स, तो ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। x का वैल्यू है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ठीक है ना। मतलब अगर y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा है तो a से b, सही ना। तो अगर इसका एरिया a है तो a इक्वल टू होगा a से b एक्स डी एक्स, ठीक है ना। y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच का एरिया बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है ना। ये एरिया निकालेंगे तो यही इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। और अगर कर्व नीचे हो तो अब अगर ये एरिया a है तो एरिया जो होगा वो माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा ए से बी प्लस बी, ठीक है ना। ये अलजेब्रिक सम का मतलब ये है, मतलब एक्चुअल एरिया रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है ना। एक्चुअल एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है, तो इसीलिए अलजेब्रिक सम लिखा गया, मतलब साइन के साथ सम। तो जब फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उस केस में जितना इंटीग्रेशन आएगा वही एक्चुअल एरिया भी होगा, लेकिन जब फंक्शन नेगेटिव हो, एक्स एक्सिस के नीचे पूरा पूरा फंक्शन है, तो उस केस में इंटीग्रेशन जो आएगा वो माइनस से आएगा, ठीक है ना। अगर एरिया ए है जो कि पॉजिटिव है तो उसमें माइनस लगाएंगे तब वो इंटीग्रेशन आएगा, सही ना। और अगर कुछ पार्ट पॉजिटिव कुछ पार्ट नेगेटिव है, ऐसा है, ये मान लेते हैं a1 है a2 है, तो इस केस में a से b एफ एक्स डी एक्स जो आएगा वो अलजेब्रिक सम आएगा, मतलब ये ऊपर है पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा और इधर नेगेटिव है तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। सही ना। तो इस केस में एक्चुअल एरिया जो होता है वो इंटीग्रेशन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों केस में एक्चुअल एरिया इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना, अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल एरिया हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें एक्चुअल एरिया कैसे निकालेंगे इस केस में भी वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी आपको ये समझना है चौथा बात, तीन बात तो पहले समझे, चौथा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिप्रेजेंट करता है ये अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है ना, अलजेब्रिक सम। जब फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो एक्चुअल एरिया के इक्वल देता है। लेकिन जब फंक्शन नेगेटिव होता है, सही ना, तो उस केस में जो फंक्शन नेगेटिव होता है तो उस केस में इंटीग्रेशन आपका नेगेटिव होता है नहीं, ठीक है ना। तो एक्चुअल एरिया निकालना है तो माइनस ए निकालेंगे तब एक्चुअल एरिया, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे तब ये एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। ए को हम लोग एक्चुअल एरिया कहें, ठीक है ना। तो ये भी समझना है कि पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। मान लो कोई फंक्शन पॉजिटिव है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक कर दी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब गलत आ गया, ठीक है ना। और नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और जो फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, साइन जिसमें चेंज होता है,
तो उसमें क्या होता है कि a1 माइनस a2 आएगा तो ये कुछ भी हो सकता है, नहीं जीरो भी हो सकता है अगर इक्वल हो जाएगा दोनों, निगेटिव भी हो सकता है अगर ये बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव हो सकता है अगर ये बड़ा हो, नहीं, ठीक है ना। तो जब फंक्शन का साइन चेंज होता है तब अगर इंटीग्रेशन करेंगे उसका तो उसका वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी होगा, लेकिन जब फंक्शन पॉजिटिव होगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। सही ना। और ए बी छोटा से बड़े तक जा रहा है, ए बी नहीं उल्टा रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब ये देखो कि मान लो हम ये ए बी क्लोज है, अभी क्लोज है तो ये एरिया ए है, मान लो ए बी को ओपन कर देते हैं, ओपन कर देंगे तो एक लाइन ये दोनों हट जाएगा, तो एक लाइन के हटने से एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मान लो ये लाइन हटा देंगे तो उससे एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए बात। तो इसीलिए जो लिमिट है ओपन क्लोज दोनों हो सकता है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन क्लोज कब समझना है बता दिए, ठीक है ना। जब वैल्यू निकाल पाएंगे तो समझेंगे क्लोज है, जब नहीं निकाल पाएंगे समझेंगे ओपन है, फिर लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो चौथा इंपॉर्टेंट बात ये, और पांचवा इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो इफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, किसी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो कब आ सकता है, ठीक है ना। इस केस में जीरो नहीं क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो जीरो इस केस में हो सकता है, नहीं, या कब हो सकता है कि दोनों लिमिट इक्वल हो जाए, व्हेन देन आइदर फर्स्ट ए इक्वल टू बी, नहीं मान लो ए इक्वल टू बी हो गया, मतलब एक लाइन का एरिया निकालना है, ए से बी में एरिया निकालना है, तो ए से ए में अगर एरिया निकाले तो एक लाइन का एरिया निकालो वो जीरो होगा, नहीं। सेकेंड, और सेकेंड होगा कब, जब फंक्शन ही जीरो हो जाए, नहीं मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू जीरो का y इक्वल टू जीरो के साथ एरिया निकालो तो भी एक लाइन का होगा तो जीरो होगा, नहीं तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, नहीं पूरे इंटरवल में ये फंक्शन जीरो ही हो जाए तो y इक्वल टू जीरो का एक्स एक्सिस साथ एरिया निकालो, मतलब y इक्वल टू जीरो के साथ, तो एक लाइन का एरिया हो गया, जीरो हो गया। और तीसरा, और एफ एक्स चेंजेस साइन इन द इंटरवल, ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन है कि एफ एक्स का साइन चेंज हो, मतलब ये वाला बात हो, ठीक है ना, सही ना। तो इस केस में भी जीरो हो सकता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू तीन ही केस में जीरो होता है, ठीक है ना। और किसी केस में अगर जीरो कर दिया तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तीन केस कौन कौन सा है, क्लियर है। पहला केस जब लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल हो जाए तब एक लाइन का एरिया निकालना है, तो ए से ए तक तो जीरो होगा। दूसरा कि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस साथ एरिया निकाले तब जीरो होगा, मतलब फंक्शन पूरा पूरा जीरो हो जाए। और तीसरा है कि एफ एक्स का साइन चेंज हो, ठीक है ना, तब भी जीरो हो सकता है, नहीं समझ गया। तो पांच इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया, नहीं तो यहां तक हम लोग पांच इंपॉर्टेंट बात यहां से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, सही ना। पांच इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत ये पांचों बात इस चैप्टर का बेसिक है, ठीक है ना, इसको कभी वायलेट नहीं करना है। तो पहला बात था कि जो फंक्शन हो ये में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा बात, जो लिमिट में वैल्यू होता है वो x का वैल्यू, अगर x का फंक्शन है, t का फंक्शन है, t का वैल्यू होगा, तो अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो चेंज करना होगा। तीसरा बात, ये जो लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट है ये ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, ठीक है ना, कब होता है क्लियर है। चौथा बात ये है क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और पांचवा बात है ये वाला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो कब होता है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं,
इफ 0 से 1 1 प्लस कॉस का पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू 0. BC are real. Then which of the following must be true? तो इनमें से कौन सा सही है? ये ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रूट्स इन 0 से 1. ठीक है ना. बी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1. सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 से 1. और डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स मतलब बोथ रूट्स 2 रूट्स इन 0 से 1. अच्छा ये रियल रूट्स है. ठीक है. नो रियल रूट सब रियल रूट है. ठीक है ना. रियल रूट ठीक है ना. there will be 2 रियल रूट. चलो ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं. अब देखो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 है नहीं. तो 0 है तो यही 3 केस में कोई होगा नहीं. तो पहला वाला केस तो नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है ना. तो ये गया. दूसरा वाला केस क्या है कि fx एकदम 0 हो जाए पूरे इंटरवल में. तो ये तो देख रहा है कि पॉजिटिव है. ये भी हमेशा 0 नहीं है. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये भी केस नहीं है नहीं. ये केस क्या है कि पूरे इंटरवल में फंक्शन 0 मतलब y इक्वल टू 0. ठीक है ना. और तो इसका मतलब तीसरा जरूर है नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका साइन चेंज हो रहा है. ठीक है ना. समझ गया. तो इससे का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि 1 प्लस कॉस का पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चेंजेस साइन. ठीक है ना. इन द इंटरवल 0 से 1. ठीक है ना. तो ये साइन चेंज कर रहा है नहीं मतलब ये वाला बात है. तो इसका तो साइन चेंज नहीं हो रहा है. क्लियर है क्योंकि 1 माइनस कॉस का पावर 4 है तो इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है ना. तो साइन चेंज इसका मतलब इसके कारण होगा नहीं. ये तो हमेशा पॉजिटिव है. तो साइन चेंज अगर होगा तो इसके कारण होगा. तो इसका मतलब इसका साइन चेंज हो रहा है. ठीक है ना. और इसका साइन चेंज हो रहा है मतलब 0 से 1 में कम से कम एक बार तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ये. और कंटिन्यूअस फंक्शन का जैसे ही साइन चेंज होगा तो उस पॉइंट के बीच में कम से कम एक रियल रूट होगा. कम से कम एक रियल रूट होगा नहीं. तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वाला आंसर होगा. ठीक है ना. 1 रियल रूट इन 0 से. ठीक है ना. एटलीस्ट 1 होगा. ठीक है ना. इसके लिए कंफर्म नहीं है. मस्ट बी ट्रू कहा गया है. तो ये नहीं कर सकते लोग. ये हो भी सकता है नहीं हो सकता. देखो तो जब 0 से 1 में साइन चेंज होगा तो ऐसा वाला साइन चेंज होगा एक रूट होगा. ऐसा भी हो सकता है 0 से 1 में ऐसा भी हो सकता है. ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव 0 हो जाए. तो इसके में 2 रूट है नहीं. सही ना. तो कम से कम एक होगा. ये मस्ट बी ट्रू है. 2 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है. ठीक है ना. सही ना. या एग्जैक्टली 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. एटलीस्ट 1 होगा जरूर. ठीक है ना. क्योंकि ये दोनों के कोई भी हो सकता है. आगे बात समझ में. ठीक है ना. तो इस चैप्टर का ये 5 बेसिक बात 5 गिन के 5 पता रखना है. ठीक है ना. समझ गया. और कहीं किसी को वायलेट नहीं करना है. कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ये भी है. ये सब मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन टफ लगेगा. सॉल्व करेंगे गलत होगा. पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है. ठीक है ना. समझ गया.
चलो तो इसको हटाते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 3 और x -1 dx, ठीक है ना। समझ गए बात? तो इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अलग अलग x²/2 और -x, ठीक है ना, और -1 और 3 x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 9/2 -3, नहीं 9/2 -3, फिर लोअर लिमिट माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 + 1, ठीक है ना। इसमें पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2 और ये -1 + 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 -3/2, नहीं तो आगे 0, ठीक है ना। तो 0 हो सकता है ये, क्योंकि इसका साइन चेंज हो रहा है, नहीं तो एक्चुअली देखो ग्राफिकली देखते हैं तो हम लोग y = x - 1, ये फंक्शन है y = f(x), इसका ग्राफ बनाते हैं, नहीं तो x - 1 ऐसा होगा, 1 पे कट करेगा और -1 से 3 भी निकालना है, -1 से 3, सही ना। ठीक है, तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन ना करके ये एरिया निकालने वाले, ठीक है ना, तो -1 पे ये 2 तक जा रहा है, 2 है -1 पे, ठीक है ना। ये लाइन ऐसे जाएंगे, नहीं ऐसे इंक्रीजिंग स्लोप, नहीं स्लोप 1 है, तो ये हाइट 2 हो जाएगा, नहीं ठीक है ना, -2 होगा y, नहीं जब -1 रखेंगे तो -2 होगा, तो हाइट हम लोग ट्राइंगल का हाइट ये 2 हो गया, ये -1 1 हो गया, नहीं बेस और हाइट एरिया निकल जाएगा ये वाला, नहीं तो इसको A1 कहते हैं, तो A1 आ गया आपका हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1 आ गया, ठीक है ना। समझ गया। और इधर आते हैं तो ये 2 है और 3 पे ये भी 2 है, नहीं 3 रखेंगे तो 2 होगा, और -1 से 3 तक गए, नहीं ये 1 है तो 1 से 3 ये भी बेस 2, तो A2 कहते हैं एरिया को, तो ये हो गया हाफ बेस 2 हाइट 2, ठीक है ना, तो 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये ऊपर है तो प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 - 1 आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें क्या गड़बड़ हो गया। तो x²/2 - x, तो 9/2 और यहाँ 3 हो गया, तो 3/2 और माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस लगाए और फिर -1 पुट किए, तो 1/2 और +1, ठीक है ना। चलो y = x - 1 का ग्राफ ये है, y = x - 1 लाइन है, नहीं ओरिजिन कहीं यहाँ पर है, और -1 पे रखेंगे तो ये 2 आएगा, और -1 से 1 ये 2 है, नहीं -1 से 1 है ना, ये 2 बेस भी 2 हो गया, तो ये 2 है, ठीक है ना। तो 2 - 2 0 आ गया, नहीं समझ गया। ये +2 जो है वो ऊपर वाला एरिया है, +2, नहीं और जो नीचे वाला एरिया है अलजेब्रिक सम लिखना है हमको, इंटीग्रेशन निकालना है तो अलजेब्रिक सम लिखना है, तो जो नीचे एरिया उसको माइनस में लिखना है, ठीक है ना, तो 0 आ गया, नहीं ये नेगेटिव भी आ सकता था, अगर ये एरिया बड़ा होता, पॉजिटिव वाला बड़ा होता तो पॉजिटिव भी आ सकता था, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी इंटीग्रेशन निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेट ना करके एरिया अगर निकालना पता है, सर्कल ट्राइंगल ये सब का, तो निकाल लेंगे तो आ जाएगा, नहीं सर्कल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, तो ये सब बन जाए तो एरिया निकाल लेंगे तो वही इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, लेकिन अलजेब्रिक सम लिखना है, ठीक है ना। समझ गए बात? जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव लिखना है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको नेगेटिव में, और फिर अलजेब्रिकली ऐड करना है,
और तीसरा तरीका ये है कि इसको सीधा हम लोग इंटीग्रेट कर दें, नहीं, क्योंकि x की जगह x माइनस वन आ गया तो वही फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है ना। और -1 से 3 x का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 - 1 4/2 माइनस ये भी 4/2 -1 तो -2 का स्क्वायर तो 4/2 ये भी हुआ, 0 आ गया, नहीं। तो ये आ गया समझ में। चलो, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात होता है कि पहले जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेट करके और ध्यान से पहले अपर लिमिट पुट करिए पूरे में, फिर माइनस लगाइए, ठीक है ना, उसके बाद फिर लोअर लिमिट पुट करिए, ये स्टेप सही करना, क्योंकि मिस्टेक होता है, ठीक है ना। तो मिस्टेक नहीं हो उसके लिए एकदम अपर लिमिट पुट करके अलग ब्रैकेट, फिर माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करके अलग ब्रैकेट, ठीक है ना। आगे समझ में। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो पहला 3 प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टीज यहाँ लिख देते हैं, 3 प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे हम लोग। ए से बी fx dx को लिख सकते हैं ए से बी ft dt, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कैसे देखो इक्वल हो गया, तो fx का इंटीग्रेशन gx है और x का वैल्यू a b है, तो इसका वैल्यू आएगा gb माइनस ga, नहीं सही ना। और इसका इंटीग्रेशन जब fx का इंटीग्रेशन gx है तो ft का इंटीग्रेशन gt होगा, और अब ये t का वैल्यू क्योंकि t है इसमें, नहीं, तो इसका वैल्यू होगा gb माइनस ga, नहीं, तो दोनों का वैल्यू है gb माइनस ga। क्लियर है, नहीं। fx का इंटीग्रेशन अगर gx है तो ft का इंटीग्रेशन gt होगा, और जब यहाँ पर fx dx है तो ये x का वैल्यू है, जब यहाँ पर ft dt है तो t का वैल्यू है, तो कुल मिलाकर दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। मान लो अगर fx dx दिया हुआ है और एक दूसरा इंटीग्रेशन दिया हुआ है ft dt और लिमिट सेम है a से b तो दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रॉपर्टी है a से b अगर fx dx हो तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ b से a fx dx। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू होगा gb माइनस g, और इसमें अपर लिमिट a है तो इसका ga माइनस gb होगा, नहीं, और फिर माइनस लगाएंगे तो gb माइनस g आ जाएगा, नहीं, तो इसका वैल्यू gb माइनस g है, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू। क्लियर ना, क्योंकि x का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं जो ऊपर है, नहीं, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है ये बड़ा छोटा नहीं समझ में, ठीक है ना। तो बिगर लिमिट स्मॉलर लिमिट का, लोअर लिमिट का मतलब जो नीचे है, अपर लिमिट जो ऊपर, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर a से b fx dx है तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो gb माइनस g आएगा, और इसमें अपर लिमिट a है तो इसका ga माइनस gb आएगा, नहीं, और फिर माइनस लगाएंगे तो g माइनस g आएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। और तीसरा है a से b fx dx इक्वल टू a से c fx dx प्लस c से b fx dx। समझ गया। मतलब इंटीग्रेशन को अपने सहूलियत के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, तो इसका वैल्यू है gb माइनस जी, नहीं, इसका वैल्यू क्या होगा gc माइनस जी, नहीं, gc माइनस जी, और इसका होगा gb माइनस gc, तो gc कैंसिल हो जाएगा तो gb माइनस जी आ जाएगा, नहीं, समझ गया। मतलब इंटीग्रेशन को अपने सहूलियत के हिसाब से बीच में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। बीच में नहीं, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ जो सी है कोई जरूरी नहीं कि ए और बी के बीच में हो, अपने सहूलियत के हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। मान लो ये क्वेश्चन मिला, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से इसको ब्रेक कर लेंगे जिससे इंटीग्रेट हो जाए,
ठीक है ना। मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ए से बी में है, ठीक है ना। तो ए से बी में अगर एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना मतलब ये एरिया निकालना है, ठीक है ना। और मान लो बीच में सी ले लेते हैं, तो ए से सी में इंटीग्रेट करते हैं मतलब ये एरिया निकालते हैं, और प्लस सी से बी में ये फिर ये एरिया ऐड करते हैं। देखिए बात है नहीं, इसमें सी बीच में दी, मान लो सी यहाँ ले लेते हैं, तो पहले ए से सी में निकालेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा नहीं, और फिर बी से सी में सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, इसको लिखेंगे हम लोग ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस माइनस बी से सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तभी एरिया रहेगा नहीं, सही ना। दिस इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं, तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। लिमिट इंटरचेंज कर दिया, माइनस बाहर आ गया नहीं, तो देखो ए से सी से बी वहीं आ गया। तो ये सी कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ए बी के, और बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग को अपने सहूलियत से सी लेना है, ठीक है ना। मान लो ये एरिया हमको निकालना है, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन ये वाला निकाल सकते हैं, तो ये निकाल लेंगे, उसमें से सी से बी वाला ऐड कर दो या बी से सी वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, लिखी बात, ठीक है ना। समझ गए। आ गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी है कि लिमिट जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन के वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज करने से माइनस साइन बाहर आ जाता है। और तीसरा है कि इंटीग्रेशन को अपनी सहूलियत के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, सही ना। अब ये सहूलियत के हिसाब से ब्रेक कब देखो करते हैं, ये समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इवेल्युएट फर्स्ट नंबर -2 से 3 dx बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सही ना। तो मान लो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाय एक्स माइनस 2 नहीं, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला, फिर लिमिट रखेंगे -2 से 3, तो -3 रखेंगे, पहले 3 रखेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट लगेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 बाय -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना 1/5 हो गई, और 3 रखे तो 1 आया नहीं, तो -1 हो गई, और ये भी माइनस माइनस और प्लस माइनस है 1/4, तो -5/4 आ गया नहीं। तो अब देखो समझते हैं कि ये सही आंसर हो सकता है, जरूरत है नहीं, ये समझते हैं। तो ये फंक्शन पॉजिटिव है नहीं, ये फंक्शन पॉजिटिव है नहीं, 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर छोटे से बड़े में करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। आ गया निगेटिव, इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। तो कहाँ पर इसमें मिस्टेक की हम लोग कि निगेटिव आ गया ये, तो कहाँ पर किए, तो ये कंटिन्यूअस वाला बात वायलेट हो गया इसमें, ठीक है ना। क्योंकि ये फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूअस है नहीं, जो इस इंटरवल में 2 है नहीं। अगर मान लो -2 से 1 तक करना होता तब सही आ जाता है, क्योंकि तब कंटिन्यूअस है, लेकिन -2 से 3 में करना है तो बीच में 2 आ रहा है, तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये सब गड़बड़ हो गया नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको करना तो है ही नहीं, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। -2 से 2 dx बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि -2 से 2 में कंटिन्यूअस है, यहाँ 2 को ओपन समझेंगे नहीं, 2 इसमें नहीं पुट कर सकते, और प्लस फिर 2 से 3 dx बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
समझ गया? तो अब दोनों इंटरवल में कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो फिर से वहीं लिख करते हैं, -1/x-2 -2 से 3 और प्लस ये भी -1/x-2 और 2 से 3, -2 से 2 नहीं, -2 से 2 उसमें 2 से 3। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x के बदले, नहीं तो अब तो 2 नहीं पुट कर सकते, तो लिमिट निकालेंगे, तो -2 से 2 भी ज्यादा है, तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, नहीं तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 1/x-2, नहीं तो 2 से थोड़ा छोटा रखेंगे, तो दूसरा थोड़ा कहेंगे 0 से थोड़ा छोटा होगा, तो माइनस इन्फानाइट आएगा, नहीं तो माइनस इन्फानाइट और माइनस प्लस, ठीक है ना? फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना? -4 और +4 -1/4, ये माइनस लोअर लिमिट के पहले वाला माइनस, ठीक है ना? और इसी तरह से इसमें 3 रखेंगे तो -1 आएगा, नहीं और जब 2 रखेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 पे अब लिमिट निकालेंगे, 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस 1/x-2, तो ये माइनस इन्फानाइट आया था, ये प्लस इन्फानाइट आएगा, नहीं ये सब पता है, तो माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस और फिर ये आपका प्लस इन्फानाइट है और एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इन्फानाइट आया समझ में? बहुत सारा माइनस इसमें, एक माइनस इसमें ऑलरेडी है और इसमें भी है, लेकिन लोअर लिमिट रखेंगे उसके पहले एक माइनस आता है, ठीक है ना? तो ये आपका प्लस इन्फानाइट आया है, 2 पे जब लिमिट निकाले राइट है तो प्लस इन्फानाइट और माइनस लगा हुआ है तो माइनस इन्फानाइट, लोअर लिमिट के पहले वाला माइनस, ठीक है ना? तो इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट तो इन्फानाइट आ गया, नहीं और बाकी कुछ कुछ माइनस हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इन्फानाइट है। तो देखो अब पॉजिटिव आ गया, तो इसका आंसर इन्फानाइट होना चाहिए, सही आंसर, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर इन्फानाइट है और पहले जो निकाले थे वो गलत हो गया था, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, नहीं और वो होना नहीं चाहिए, तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में अगर यूज करेंगे इसको तो ऐसे ही गलत हो सकता है, ठीक है ना? कभी कभी सही भी हो जाएगा, जब आपका मान लो ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 वाला फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, नहीं तो उस केस में हो सकता है सही भी आ जाए, लेकिन ये चेक कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले डेफिनेट इनवर्स का क्वेश्चन है पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, नहीं ऐसा बात नहीं है। कंटिन्यूटी एलिमेंट्री फंक्शन का हम लोग बताया, बहुत ज्यादा फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, नहीं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो सिर्फ डोमेन को देखते रहना है, इसमें 2 तो डोमेन नहीं है, नहीं तो वो वहीं पर डिस्कन्टिन्यूअस, बाकी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? तो इसका ग्राफ अगर देखोगे तो y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 x इक्वल टू 2 लाइन है, इसके बाद सिमेट्रिक होगा, नहीं ठीक है ना? ऐसा होगा और हम लोग बना रहे हैं -2 से 3 तक, ये एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो इन्फानाइट बाउंडेड है ही नहीं, ऊपर इन्फानाइट तक जा रहा है, नहीं तो चलता जाएगा ना ऊपर, तो इन्फानाइट एरिया आ गया प्लस इन्फानाइट, ठीक है ना? तो पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव जाना चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें देखो अब अपने सहूलियत के हिसाब से हम लोग ब्रेक किए, मतलब ये प्रॉपर्टी को समझा रहे थे कि सहूलियत क्या होता है, ठीक है ना? तो एक सहूलियत ये होता है कि मान लो जो इंटरवल में हमको फंक्शन इंटीग्रेट करना है उसमें कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, तो जिस पॉइंट पर डिस्कन्टिन्यूटी है वो ब्रेक कर लेंगे ये प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है ना? समझ गए? फिर सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन समझते देखो। सेकेंड निकालना हम लोगों को 0 से पाई और dx अपॉन 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना? इसको इंटीग्रेट करना। तो ये थर्ड टाइप का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना?
30 मतलब एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स वाला नहीं। तो इसमें तीसरा वाला यूज हो रहा है, एफ ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों को माइनस करने से स्क्वायर है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो तीसरा वाला होल्ड कर गया। इसमें क्या करते हैं, टेन एक्स को टी या कॉट एक्स को टी, ठीक है ना। तो टेन एक्स को देखो टी पुट करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, तो ऐसा हो गया 0 से पाई। अब पुट करते हैं टेन एक्स को टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। और अब पुट सब्स्टिट्यूशन किए तो लिमिट को भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो व्हेन x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 नहीं, व्हेन x इक्वल टू पाई तो t इक्वल टू 0 नहीं, पाई भी रखेंगे तभी t 0 आएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 0 dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, 0 आ गया नहीं, क्योंकि 0 0 इंटीग्रेशन 0 होता है पता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल हो गया तो 0 आ गया। तो देखते हैं कि सही आया कि नहीं। देखो ये फंक्शन पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव फंक्शन है सही ना, 1 अपॉन ये स्क्वायर स्क्वायर नीचे प्लस, पॉजिटिव है हमेशा। तो और लिमिट 0 से पाई छोटे से बड़े तक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए नहीं, सही ना। 0 कब आता है, 0 आने का 3 तरीके कारण होता है, जब लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल वो है नहीं, या फंक्शन ही 0 हो जाए वो भी नहीं है, या फंक्शन का साइन चेंज साइन भी चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव है सही ना। तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया नहीं, गलत आ गया ये। तो अब देखो कहाँ गलती हुआ इसमें, इसमें कहाँ मिस्टेक की हम लोग, तो यहाँ से आते हैं। ये जो सेक कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, तो कॉस एक्स पाई बाई 2 में 0 होता है नहीं, तो कॉस स्क्वायर एक्स जैसे डिवाइड करेंगे डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा नहीं, या सेक जब बना तो पाई बाई 2 में डिस्कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। नहीं सेक एक्स पाई बाई 2 का अनडिफाइंड होता है नहीं, डिफाइंड जब डोमेन में नहीं है तो डिस्कंटिन्यूअस होगा, या 10x भी पाई बाई 2 का अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 से पाई में इंटीग्रेट है, बीच में पाई बाई 2 आएगा, तो कंटिन्यूअस वाला बात वायलेट कर दी, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया नहीं। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। 0 से पाई बाई 2 में कंटिन्यूअस है और पाई बाई 2 से पाई में भी कंटिन्यूअस है, सही ना। अब सब्स्टिट्यूशन फिर से वही करेंगे, तो 0 पे 0 होगा और पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है, तो पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 10x, तो पाई बाई 2 से थोड़ा छोटे पे प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, और पाई बाई 2 से बड़े पे माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा 0 पे तो 0 होगा, पाई बाई 2 पे प्लस इनफाइनाइट होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा dt बाय 4 प्लस टी स्क्वायर नहीं, लिमिट ठीक से देख लेंगे, ठीक है ना। प्लस अब पाई बाई 2 पे फिर से अनडिफाइंड है ये, तो पाई बाई 2 यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो माइनस इनफाइनाइट होगा और पाई पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, dt बाय 4 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 10x पाई बाई 2 का अनडिफाइंड होता है, पाई बाई 2 से थोड़ा छोटे पे प्लस इनफाइनाइट, पाई बाई 2 से थोड़ा बड़े पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, होता है ना। 10x का देखो ऐसा ग्राफ होता है, पाई बाई 2 का अनडिफाइंड, पाई बाई 2 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट और पाई बाई 2 के बाद माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। समझ गया। तो 10 पाई बाई 2 के पास फिर से बात वही है जो पहले हम लिमिट में बात कर चुके हैं कि कैसा पाई बाई 2 है, ठीक है ना। एग्जैक्ट पाई बाई 2 तो रख ही नहीं सकते, अनडिफाइंड होगा, और पाई बाई 2 से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, तो दोनों केस में क्या क्या होगा क्लियर नहीं, सही ना। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं,
तो इसका फॉर्मूला था 1/2 tan इनवर्स t/√2। यहाँ होगा 0 से इनफाइनाइट और प्लस फिर से 1/2 tan इनवर्स t/√2, t/2 होगा सर, t/2 और ये माइनस इनफाइनाइट से 0, सही ना। तो जब इनफाइनाइट पुट करेंगे, जब इनफाइनाइट यहाँ पर पुट करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई 2 है, तो प्लस इनफाइनाइट हुआ π/2 हो गया, तो दिस इज 1/2 इंटू π/2 और प्लस दूसरा लोअर वाला 0 हो जाएगा, नहीं -0 माइनस और 0 पुट करेंगे 0 प्लस फिर से 1/2 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा और माइनस और फिर माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो माइनस π/2, ठीक है ना, तो माइनस π/2 तो ये हो गया π/4 प्लस π/4, नहीं तो π/2, ठीक है ना, ये π/4 ये प्लस π/4 दोनों π/2 पॉजिटिव आ गया, सही हो गया, ठीक है ना, समझ गए। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी को इस तरह से अपने सॉल्यूशन से यूज करते हैं, ठीक है। ये बीच में अगर जिस इंटरवल में इंटीग्रेट करना है उसके बीच में अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो वहाँ ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका है देखो इसको करने का कि अभी हम लोग cos x से डिवाइड किए तो डिसकंटिन्यूअस होगी, नहीं cos x π/2 0 नहीं, तो ये जो f ऑफ sin x cos x वाला है इसमें दो सब्स्टिट्यूशन होता है, या तो tan x को t या cot x को t, तो हम लोग sin स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, नहीं तो ये 0 से पाई cos स्क्वायर x dx अपॉन 4 cot स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है ना। अब cot x 0 से पाई में कंटिन्यूअस होता है, और cos x भी 0 से पाई में कंटिन्यूअस होता है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से पाई में 0 नहीं होता, 0 और पाई को ओपन समझ लो, ठीक है ना, समझ गए। तो अब डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस हो गई, ठीक है ना। तो 4 बाहर निकाल लेते हैं और cot x को टी पुट करते हैं, तो माइनस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट देखो चेंज करते हैं, व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 तो पुट नहीं कर सकते, तो 0 से थोड़ा बड़ा पुट करेंगे, ठीक है ना, 0 से थोड़ा बड़ा तो प्लस इनफाइनाइट होता है, और x टेंडिंग टू पाई माइनस पुट करेंगे, पाई भी पुट नहीं कर सकते, पाई अनडिफाइंड होता है, तो पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो t टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होगा, नहीं cot x का ग्राफ देखोगे तो ऐसा होता है 0 पाई, 0 से थोड़ा सा बड़ा प्लस इनफाइनाइट, पाई से थोड़ा छोटा माइनस, ठीक है ना। समझ के बाद तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि 0 की जगह प्लस इसकी जगह माइनस, तो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस डी टी cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, और 1/4 बाहर ले लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 को बाहर ले लेंगे। अब इस माइनस को लगा के इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1/4 और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट छोटे वाले नीचे गए, ठीक है ना, तो माइनस कैंसिल हो गया और डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1/4 फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये 1/1/2 tan इनवर्स ऑफ t बाई 1/2 तो 2t, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रखेंगे तो π/2 आएगा, तो 1/2 टाइम्स π/2 माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस π/2 आएगा, तो ये भी आ गया π/2, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये भी कर सकते हैं, जब 10 से 10 बनाए मतलब cos स्क्वायर से डिवाइड किए तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा, एक तरीका वो है, नहीं जब डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो वो काम किए। दूसरा तरीका कि ऐसा काम ही नहीं करें जिससे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, नहीं तो उसने साइन से कर दी, नहीं समझ गया। और तीसरा भी तरीका होता है, तीसरा तरीका क्या होता है कि
लिमिट इंटरवल थोड़ा बड़ा है, बीच में π/2 पे डिस्कन्टिन्यूअस हो जा रहा था, तो हम लोग आगे जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके हेल्प से लिमिट को ही छोटा कर देंगे, मतलब ये इंटरवल को ही छोटा कर देंगे, तो जैसे कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर उसमें क्या करेंगे नहीं, क्योंकि बार बार मान लो 4-5 पॉइंट ब्रेक करेंगे तो लंबा हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे ये काम नहीं करना पड़े, 4-5 बार काटोगे नहीं, डिस्कन्टिन्यूअस नहीं हो, और या लिमिट को ही छोटा कर लेंगे जिससे इंटरवल छोटा हो गया तो हो सकता है उसमें कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना, या कम पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी हो, ठीक है। तो लिमिट छोटा करने वाला बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग दो काम समझे कि एक तो डिस्कन्टिन्यूअस हो गया तो ब्रेक कर लिए, तीसरा प्रॉपर्टी यूज की, और दूसरा कि वो काम ही नहीं किया जिससे डिस्कन्टिन्यूअस हो, कॉट में बना लिए नहीं, कॉट 0 से पाई ओपन में कंटिन्यूअस होता है नहीं, कॉट 0 से पाई ओपन में कंटिन्यूअस होता है, और ये 0 और पाई ओपन भी समझ सकते हैं, क्लोज भी, जैसा सहूलियत हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो हम लोग ओपन समझ लिए इसको, तो कंटिन्यूअस हो गया तो सीधा सीधा कर दिए नहीं। आगे बात समझ में। तो ये आज का क्लास जो था एकदम बेसिक वाला बात पे था, ठीक है ना, समझ गए बात। इन सब चीज को हमेशा इस चैप्टर में माइंड में रखना है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में टोटल 11 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 लिखे हैं, क्वेश्चन उस पर करेंगे अगली क्लास में, और 1 2 तो बीच बीच में यूज होता रहता है, 3 पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद इसी तरह 4 5 6 लेके 11 प्रॉपर्टीज में है, वही ये चैप्टर है, ठीक है ना, सही ना। और कुछ क्वेश्चन को इंडेफिनिट से इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करना होता है, तो वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो आज क्लास में इतना रखते हैं।